माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बड़े दुख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 26 दिसंबर 2024 को हो चुका है। उनके नेतृत्व में भारत ने ऐतिहासिक आर्थिक और राजनीतिक सुधार किए एवं वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शिता ने उन्हें देशवासियों का विश्वास दिलवाया। हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने बताया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन 26 दिसंबर 2024 को हो गया है। उनके जाने के साथ लग रहा है कि कुछ ठहर सा गया है। 1985 में राजीव गांधी के शासनकाल में भारतीय योजना आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1972 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्रालय में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। मनमोहन सिंह ने प्रथम बार 72 वर्ष की उम्र में 22 मई 2004 से प्रधानमंत्री का कार्यकाल आरंभ किया। उन्हें 1995 में इंडियन साइंस कांग्रेस का जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। वे भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे। उन्होंने राज्यसभा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने ऐसे महापुरुष को खो दिया है। आज हम सभी दुआ करें कि मनमोहन सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। सभी सदस्य 2 मिनट मौन रखेंगे। माननीय सदस्यगण अपना स्थान पुनः ग्रहण कर लें। महासचिव को सहानुभूति संदेश शोकग्रस्त परिवार को भिजवाया जाए। जी हाँ महोदया। अब अगली कार्यवाही है नए मंत्री का परिचय। प्रधानमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहूँगा कि कुमारी अप्पी, जो कि कोडरमा संसदीय क्षेत्र से पहली बार चुनकर सदन में आई हैं, कुमारी अप्पी साथ ही साथ यह बताना चाहूँगा कि कुमार मनीष, जो कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से प्रथम बार चुनकर सदन में आए हैं। कुमार मनीष, चूँकि कुमार मनीष ने MBBS कर रखा है तथा उनके अच्छे कार्यों को देखते हुए उन्हें स्वास्थ्य मंत्री का पद प्रदान किया गया है। दोनों नए मंत्रियों का कैबिनेट में स्वागत है तथा आशा है कि वे संवैधानिक नियमों का पालन करते हुए देश के विकास में योगदान देंगे। धन्यवाद। अब अगली कार्यवाही है प्रश्नकाल। अब प्रश्नकाल शुरू होता है। प्रश्न संख्या 101 श्री नमन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को जिनकी नियुक्ति वर्ष 2004 के पूर्व हुई है, वो फैमिली पेंशन यानी GOI पेंशन मिलती है या नहीं? यदि नहीं मिलती तो माननीय मंत्री जी यह बताने का भी प्रश्न करेंगे कि अपनी मांगों के समर्थन में फरवरी 2013 में नवोदय विद्यालय के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों जो हड़ताल की, सरकार उन पर क्या कार्रवाई करेगी? संबंधित मंत्री जी की क्या? अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को ये सूचित करना चाहती हूँ कि जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक एवं अन्य कर्मचारियों को GOI
हर महीने 6 करोड़ 52 लाख परिवारों को 35 किलो गेहूं और चावल प्रदान करती है। इस योजना के तहत गेहूं 4 रुपये में दिया जाता है, जबकि चावल का दाम 5.5 रुपये किलो है। इस श्रेणी के 12 करोड़ परिवारों को 9 रुपये में 15 किलो गेहूं और 6 रुपये में 35 किलो चावल दिया जाता है। जो गरीबी रेखा से नीचे है उसे सस्ता अनाज मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कुछ लोग तो गरीब है तो उन्हें भी हम शामिल करेंगे, लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि रिलायंस को भी दे, टाटा को भी दे तो ये संभव नहीं है। पहले गरीबों को देंगे, बाद में आगे सोचेंगे। प्रश्न संख्या 103 सुश्री मुस्कान कुमारी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि बुलेट ट्रेन चलने की सुगबुगाहट जोरों पर है। भारत में इसका गति का निर्माण करेगा। अब तक की सबसे तेज चलने वाली होगी ये बुलेट ट्रेन। ये देश की प्रगति की सूचक बनेगी। लेकिन महोदय, धीरे और लेट चलने वाली लोकल आम आदमी की ट्रेनों की हालात तो बद से बदतर है। माननीय महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहती हूँ कि इन रेलगाड़ियों के हालात में सुधार करने के लिए मंत्री जी क्या कदम उठा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूँ कि दरअसल विलंब से चलने वाली अधिकतर ट्रेनों के ट्रैक नहीं होते थे, जिससे ट्रेनों को रीशेड्यूल करा के रवाना करना पड़ता था। और जो ट्रेन देर जाती थी वह देर से जाती भी थी, जिससे बड़ी संख्या में यात्री परेशान होते रहते थे। पूर्व मध्य रेल के अतिरिक्त गुजरने वाले अधिकतर एक्सप्रेस 7 अलग अलग रेलवे जोन से गुजरती थी, जिससे कंट्रोलिंग व्यवस्था का अलग अलग होना एवं उनकी प्राथमिकताएं अलग होने के चलते ट्रेनों के परिचालन में लेटर तिथि आम बात हो गई थी। फिलहाल डीएम ने वहाँ सख्त निर्देश जारी किए हैं कि आगे ट्रेन को रोककर मालगाड़ी आगे नहीं बढ़ाना। साथ ही साथ हर एक्सप्रेस के लोको पायलट के साथ लोको निरीक्षक की नियुक्ति करेंगे। प्रश्न संख्या 104 श्री उदित मोदी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनसंख्या के अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान पर तथा क्षेत्रफल में 7वें स्थान पर आता है, तो फिर ऐसा क्या है कि हम ओलंपिक में समान जगह प्रदर्शन नहीं कर पाते। मेरा दूसरा सवाल यह है कि इस देश के खिलाड़ियों की आर्थिक विकास के लिए सरकार के पास क्या योजना है। संबंधित मंत्री कृपया सदन में अपना जवाब दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूँगा कि देश में खेल का स्तर को ऊंचा उठाने के लिए शिक्षा और प्रशिक्षण का प्रतिभा पर उसे निखारना और बेहतरीन खिलाड़ियों को दुनिया भर में स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करना, खेल के बारे में सही जानकारी और उचित चिकित्सा सामग्री द्वारा संप्रदायों को प्रदान करना, इन सभी की बातों पर हमारी सरकार गंभीरता से ध्यान दे रही है। महोदय, हमें इसका परिणाम भी मिल रहा है। हमें यह उम्मीद रखना होगा कि भारत विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल के क्षेत्र में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकेगा। ऐसा व्यवस्था किया जा रहा है कि जिससे पता लगे कि किस विद्यालय में खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ियों का प्रदर्शन पिछले कई साल किस मुकाबले है। इस प्रकार का डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। अब डाटाबेस के आधार पर खेल प्रशिक्षक और खिलाड़ियों का अपने काम को गंभीरता से लें। सरकार अपने विभिन्न विभागों से खेल कोटे का अंतर्गत भर्तियां करती है, लेकिन उन भर्तियां होने वाले खिलाड़ियों का वेतन आदि समान कर्मचारियों के समान होता है। लेकिन अब नहीं, अब सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। खेल कोटा को बढ़ाया जाए और खेल कोटा के अंतर्गत होने वाले भर्ती खिलाड़ियों का वेतन एक सम्मानजनक स्थान पे भुगतान किया जाए। हमारी सरकार ऐसा करने में कामयाब हो रही है। अब खिलाड़ियां अपना पूरा ध्यान खेल में ही लगा सकेंगे और उनका आर्थिक भविष्य भी सुरक्षित रहेगा। प्रश्न संख्या 105 श्री गुरुराजन। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न विधि और न्याय मंत्री से कि ऐसा सुनने में आया है कि सरकार द्वारा वोटर आईडी को
आधार कार्ड से जोड़ने का कार्यक्रम लगातार चलता रहा। क्या इस प्रकार के कार्यक्रम से हमें कोई फायदा होगा? क्या इस प्रकार हमारी निजी जानकारी को डिजिटलाइज करने से हमें कोई खतरा नहीं होगा? क्या साइबर लुटेरे हमारी निजी जानकारी को चंद मिनट में चुरा सकते हैं? तो क्या सरकार ने हमारे निजी जानकारियों को सुरक्षा हेतु कोई उचित कार्य किया है? कृपया विधि एवं न्याय मंत्री जानकारी प्रदान करें। विधि एवं न्याय मंत्री कृपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगी कि हमारी सरकार मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड के साथ मिला रही है। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आती है। पहले जिसमें एक ही व्यक्ति के कई चुनाव क्षेत्र में नाम दर्ज हुए हैं, उनके नाम को आधार कार्ड के साथ जोड़ने के बाद एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों की मतदाता सूची में दर्ज नाम को ऑनलाइन माध्यम से पहचाना जा सकेगा। और हमारी सरकार ने इसके लिए पिछले साल में निर्वाचन विधि अधिनियम के तहत वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड के साथ जोड़ने का उपाय किया है। माननीय सदस्य जी, आप निश्चिंत रहिए, मेरा आपका और देश के सभी नागरिकों का निजी डाटा सुरक्षित रहेगा और साइबर क्राइम जैसे अपराधों पर हमें नजर रखेगी। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर 106 मिस कृष्णि मंडल। Honorable Speaker, not only the people who are sitting in this parliament, but whole country knows that many people of India go to foreign countries for many purposes, like education, business, employment, etc. So I want to raise my question to external affairs minister that the people of India have to face ill-treatment the problem of racism. Is the government taking any action for the protection, safety, security of Indians living abroad? And if government has taken any action, I would like to know from the external affairs minister the redressal action done by the government for the Indians how are settled in other countries. Minister of Foreign and External Affairs, please. Honorable Minister, I want to tell you that our government established a robust institutional framework toward ensuring the welfare, safety, and to prevent exploitation of Indian workers working abroad. So, by this framework, our Indian workers live safe and happy life in foreign countries. The immigrant system pre-departure orientation program, Madan Portal, Indian Community Welfare Fund, Pravasi Bharati Sahayata Helpline, and Indian Mission and Post Center, Home, etc. are some of the important mechanisms to effectively assist Indian workers in abroad. Some programs, systems, can also help our Indian workers from exploitation, and also our government has signed labor employment and cooperation agreement with major destination countries including Gulf countries and hold joint working group meetings to ensure redressal of grievances and protection of rights of Indian workers. The Immigration Bill 2021 currently in consultation stage in all the stakeholders, and the aim is to establish a comprehensive immigration framework with adequate opportunities for migration and mobility and safeguard against exploitation of Indian workers working abroad. Question number 107 Miss Kumari Neha. माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। देश में शिक्षा में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके शिक्षा को नया रूप देना भी समय समय पर आवश्यक है। महोदय,
both reason against terrorism spread in your country? And my second question is, what are the measures taken by the government to modernize the army? Thank you, madam. Honorable Defense Minister, Mr. Sumit Singh. स्वागत मुझे इस धरती की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। स्वागत मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार आतंकवाद को जैसे खत्म करने और शस्त्रों को निकलन करने के लिए प्रतिबद्ध है। सैनिकों को भारत में स्वदेशी अभियान उपलब्ध कराई जा रही है। सैन्य और सुरक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत एवं मेक इन इंडिया के तहत हमारी सरकार द्वारा स्वदेशी विक्रम बुलेट प्रूफ जैकेट इत्यादि सैनिकों को उपलब्ध कराई जा रही है। आज भारत अपनी सेना को निरंतर आत्मनिर्भर और औद्योगिक बना रहा है। आज रक्षाबंधन में भारत की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए INS विक्रांत तैयार है। वह अनंत आकाश में वही गजर हमारे तेज पैकेट कर रहे हैं, जिसकी प्रशंसा पूरे विश्व भर में की जा रही है। महोदय, आतंकवादियों ने जिस कारण अपनी ताकत को अंजाम दिया, जिसमें हमारे वीर सपूत शहीद हुए, इस घटना की आग में है, परंतु उन वीर बहादुर का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। उनके परिवार के साथ पूरा देश कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा है। बांग्लादेश की मिट्टी के उदास, जहां भूख दर्द की एक लंबी कहानी है। इसी के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हुए आंतरिक संघर्ष से भारत पे क्या सीमा सुरक्षा प्रभाव पड़ते हैं तथा इससे सीमा पर आतंकवादी घुसपैठ की घटनाएं कैसे बढ़ती है। पड़ोसी देशों में अस्थिरता के कारण भारत में शरणार्थियों का आगे बढ़ जाता है, जिससे क्या भारत को सामाजिक, आर्थिक एवं सुरक्षा संबंधी प्रभाव पड़ते हैं। सुरक्षित रहे भारत, सुरक्षित रहे भारत, यही हमारा लक्ष्य। इस भूमि के सुरक्षा में हम करेंगे सदा श्री आने बचन बच, इस तिरंगे के आन में, इस भूमि के सुरक्षा में हम सब कुछ करेंगे मेरा मन से, हम सब कुछ करेंगे मेरा दिल से। और शहरी का जवाब शहरी से। पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर पर चल रहे झगड़े के बारे में सरकार को पूरा अच्छे तरह से पता है। इसीलिए सरकार अपना बेस्ट और स्ट्रॉन्ग सैनिकों को पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर पर भेजे हैं, और आगे भी बहुत सारे सैनिकों सुरक्षित है। जरूरत पर उन लोगों को भी भेजा जाएगा। हमारे देश का सारे सेना अधिनायकों ने 12-24 घंटा पाकिस्तान और बांग्लादेश का बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, ताकि हमारा देश सुरक्षित रह सके। ये सब घटनाएं 2 दिन पहले हमारे देश में सारे न्यूज़पेपर में सूचित भी किया गया था। ये सब चीज बिना देखे पढ़े सोचे समझे क्या सरकार के खिलाफ आवाज उठाना सही है? अब नहीं हुई बात खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। माननीय स्पीकर मैडम, मेरा प्रश्न पर्यावरण मंत्री से है। एक युवाई का बढ़ता स्तर, नलों में परिवर्तित होती नदियां, हल्का शहर के बाहर पड़े कचरे की बात, क्या सरकार है रास्ते पे? जनता के सरकार को भूल कर राज करना सीख गई है। जलवायु परिवर्तन के बढ़ते खतरे को देखते हुए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, और क्या कोई विशेष योजना है विद्यार्थियों को इसके प्रति जागरूक बनाने की? उनके द्वारा पूछे गए प्रश्न के लिए धन्यवाद। महोदय, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सरकार ने इस दिशा में कई ठोस
गंगा एवं अन्य नदियों के किनारे बसे कस्बों एवं शहरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना की गई। दूसरे प्रयास के रूप में कचरा प्रबंधन एवं पुनर्चक्रण। तीसरे प्रयास के रूप में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए राष्ट्रीय ऊर्जा और राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता के समझ से कई प्रोग्राम चलाए गए। चौथे प्रयास के रूप में पर्यावरण शिक्षा। पांचवें प्रयास के रूप में कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की योजना है। सरकार का मानना है कि यह एक सामूहिक प्रयास है, इसलिए हम न केवल नीति निर्माण में लगे हैं बल्कि समाज के हर वर्ग को इसके साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम शिक्षा एवं जागरूकता के माध्यम से छात्रों को इस आंदोलन का अहम हिस्सा बना रहे हैं। हम यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को एक स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित पर्यावरण मिले। धन्यवाद। मान्यवर, मेरा प्रश्न स्वास्थ्य मंत्री जी से कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी के कारण आम जनता की काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार इस दिशा में क्या कदम उठा रही है? धन्यवाद माननीय सदस्य। सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसके तहत हर ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य क्लिनिक और दूरसंचार चिकित्सा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए मेडिकल स्टाफ और डॉक्टरों की नियुक्ति की जाएगी और मोबाइल स्वास्थ्य वाहनों का संचालन किया जाएगा ताकि सुदूर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाए। धन्यवाद महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, 23 अगस्त का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। चंद्रयान 3 ने चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग की और भारत ऐसा करने वाला पहला देश बना। चांद पर पहुंचने वाले देशों में चौथे नंबर पर आ गया। इस उपलब्धि पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने शनिवार 26 अगस्त को ऐलान किया कि लैंडिंग वाली जगह को अब शिव शक्ति के नाम से जानी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री जी भारत की जनता को यह बताएंगे कि चंद्रयान 3 किस प्रकार से लगातार कार्य करता रहेगा एवं यह देश को किस प्रकार उन्नति के पथ पर ले जाएगा, या केवल देश की जनता के पैसे की बैठ की बर्बादी होगी? माननीय मंत्री जी कृपया बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चंद्रयान 3 की सफलता कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का संकेत है। इंडिया इज ऑन द मून, वी आर द लास्ट टाइम ऑन द मून। हम वहां पहुंचे हैं जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। अब इस सदी में यही भारत दुनिया में किसी संस्थान का समाधान करेगा। मानव सभ्यता में पहले बार उस संस्थान की तस्वीर मानव अपने आंखों से देख रहा है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे हमारा मिशन उससे सभी देशों के लिए वो मिशन के लिए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रास्तों को तो खोलेगा ही, साथ ही धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। मैं चंद्रयान अभियान से जुड़े सभी सदस्यों को सैल्यूट करता हूँ।
माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं हमारी इसी बाल संसद के सदन में आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर खींचना चाहती हूँ कि यूपी के प्रयागराज में लगे कुंभ मेले में बहुत भगदड़ मची है। इसमें करीब 23 लोग मारे गए हैं एवं बहुतों लोग घायल हो गए हैं। वहाँ पुलिस फोर्स के मौजूदगी होने के बावजूद भी बहुत सारे लोग भगदड़ में दबकर मर रहे हैं। इस मुद्दे पर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है? क्या सरकार केवल आंख मूंद कर बैठी रहेगी? अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के तहत 20 दिसंबर को संगम का पानी का सैंपल लेकर जो जांच की थी, उसके आधार पर संगम का पानी 25,000 से बढ़कर 50,000 यानी 20 गुना तक गंदा हो चुका है। इस स्थिति में करोड़ों जनता जो स्नान कर रही है, उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा है? कृपया माननीय सदस्य सारा कृपया। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को इस आकर्षित करना चाहता हूँ कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की करीब रात 10 बजे महाकुंभ जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए यात्रियों के बीच भगदड़ मचने के कारण एक भयावह हादसा हुआ। इस हादसे में 18 यात्रियों की मौत तथा कई घायल हो गए। महाकुंभ की सफलता का श्रेय लेने के लिए सरकार बड़े-बड़े दावे कर रही है, पर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार को पता नहीं था? ट्रेनों में कितनी ज्यादा भीड़ हो रही है, फिर भी रेल मंत्रालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया और जनता को भर से छोड़ दिया। सरकार को इस पर अपनी सफाई देनी चाहिए और मौतों की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर उनके परिजनों से माफी मांगनी चाहिए। Yes, please. माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ कि इस महाकुंभ के भगदड़ में न जाने कितनों के घर उजड़ गए और वे असहाय हो गए। बहुत सारे छोटे-छोटे बच्चों के माँ-पिता गुजर गए, अब उन्हें पाने वाला कोई नहीं रहा। अतः महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस तरफ खींचना चाहती हूँ कि वे असहाय लोग और छोटे-छोटे बच्चे जो महाकुंभ के भगदड़ में मर गए, उनके लालन पालन के लिए उचित कदम उठाए। धन्यवाद। माननीय गृह मंत्री जी, अपना जवाब दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, उन लोगों ने जो भी प्रश्न पूछे हैं उनका उत्तर में मैं यही कहना चाहूँगा कि प्रयागराज जिला प्रशासन और महाकुंभ मेला प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और उत्तर प्रदेश सरकार ने भी श्रद्धालुओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एक पुख्ता इंतजाम किए हैं, जैसे AI कैमरा सिस्टम, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, शौचालय के उपलब्धि, वाटर सिस्टम जैसे सुविधाएं। पूरे मेले में नो व्हीकल जोन भी घोषित किया गया है और इसके इंचार्ज में था मेरा ICCC बोर्ड। पूरे मेले में सरकार की ओर से बहुत सारे एजेंसियां भी गठित किया गया है। वो लोग अपने AI कैमरा के माध्यम से पूरे मेले को निहार रहे हैं और किसी भी अप्रिय घटना घटित होने पर वहां जा रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करने का कोशिश भी कर रहे हैं। वहां हमेशा 15,000 से भी ज़्यादा पुलिसकर्मियों मौजूद है। उन्होंने दूसरा जो सवाल पूछे थे वाटर पॉल्यूशन को लेकर, वाटर पॉल्यूशन के लिए सरकार NPCB और NGT के पास सैंपल ऑलरेडी भेज दिए हैं और उसके ऊपर काम चल रहा है और कुछ ही दिनों में हम लोग इस समस्या से निपट जाएंगे। और उन लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन था वो रेल दुर्घटना के बारे में, और रेल दुर्घटना किस लिए हुआ था इसके बारे में सही जानकारी लेने के लिए सरकार की ओर से आदेश दे दिया गया है और कुछ ही दिनों में हम लोग इसका भी सही जानकारी हासिल कर लेंगे। माननीय सभासदों, आप लोग चिंता मत कीजिए, कुछ ही दिनों में हम लोग सारे समस्या से निपट जाएंगे। धन्यवाद। माननीय कृषि मंत्री विधेयक का पुनर्स्थापन करेंगे। महोदय, मैं कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2025 को प्रस्तावित करने की अनुमति चाहता हूँ। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए इस बिल पर विचार किया जाए। प्रश्न है कि कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2025 को पुनर्स्थापित
मुझे विश्वास है कि यहाँ पे मौजूद सभी सदनवासी दलीय मतभेदों को भूलकर इस नए विधेयक का हृदय से स्वागत करें और देश के भावी विकास में मदद करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारत जैसा देश जो कि लगातार विकास की सीढ़ी पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर इन सब में कोई पीछे छूट रहा है तो वह आज का किसान है। जिस देश की अधिकतर जनता कृषि पर आधारित है, उस देश का किसान आज भूलकर जीने को मजबूर है। उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए मैं आज सदन में सभी के सामने इस बिल को प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। इस बिल का नाम है कृषक उपज व्यापार वाणिज्य विधेयक 2025। इस बिल के तहत किसान सब एपीएमसी मंडी के बाहर जाकर अपनी फसल विक्रय कर सकते हैं। राज्य सरकार से विक्रय करने पर केंद्र को राशि टैक्स देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। किसानों को ई ट्रेडिंग मंच दिया जाएगा, जिससे कि वे ऑनलाइन फसल विक्रय कर सकेंगे। माल ढुलाई तथा उपकर किसानों को देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। देश के किसी भी हिस्से में किसान अपनी फसल भेज सकते हैं। किसान व्यापारी सीधे एक दूसरे से जुड़ेंगे, जिससे कि बिचौलियों का लाभ समाप्त होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री द्वारा पेश किए गए कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक में कई सारी संगतियां हैं, जिससे किसानों को ढेर सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में इससे कह रही हूँ कि अगर यह विधेयक पारित हो जाता है तो किसानों से सरकार जिस अनाज की खरीदारी MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करती है, वह बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इसके ऊपर सरकार को ध्यान देना ही होगा। इसके अलावा महोदय, यदि किसान अपने अनाज को पंजीकृत समितियों के बाहर बेचेंगे तो मंडियां समाप्त हो जाएंगी, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। महोदय, यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो ई नाम जैसे सरकारी पोर्टल का क्या होगा? अतः महोदय, मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि इन सब खामियों को दूर करके ही विधेयक को पारित किया जाए। दूसरी वर्षा विश्वास। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए शंका को समाप्त करना चाहूंगी। माननीय एमएसपी पर पहले